हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का जोरदार स्वागत है दोस्तों। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले और प्रथम साक्षरता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लंबे समय से बिहार के जो बेरोजगार लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जल्द उनके लिए पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली निकाले। और पिछले 2-3 दिन से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया बढ़ाया जा रहा है जो है स्टूडेंट्स के द्वारा। और उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको बिहार में भी लाइब्रेरियन वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आज जो है कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं कि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी वर्तमान में लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं, लेकिन एक नया कॉन्फिडेंस लाने के लिए, एक नया आत्मविश्वास आपके अंदर जगाने के लिए आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जहां से एक सवाल हमेशा हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक पॉजिटिव कमेंट लिखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज हम ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है दोस्तों? OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस एक टेलीग्राम चैनल है। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है। क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, जहां पर आपको हर छोटी मोटी अपडेट, ऑल ओवर इंडिया की हर छोटी मोटी अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी दोस्तों। अगर आपने सपना देखा है बिहार लाइब्रेरियन का, अगर आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी अगर ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म के साथ करना चाहते हैं, उन तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को जरूर देखिए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको हर छोटी मोटी अपडेट जो है आपको मिल जाएगी दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आज का जो पहला सवाल। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। देखिए, लाइब्रेरी साइंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये होता है कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा होना जरूरी है। अगर आपके जो बिलीप लेवल का सिलेबस है वो सेम होता है, जिसमें 6 पार्ट होते हैं, 6 रजिस्टर होते हैं। मैं बार बार 6 रजिस्टर और 6 पार्ट के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब स्टूडेंट्स एक बार 6 रजिस्टर डाल के 6 पार्ट अगर वो लिख लेता है, फिर वो वीडियो देखता है, फिर वो टेस्ट देता है, हर एक टॉपिक का 80% टॉपिक उसको क्लियर हो जाता है। क्योंकि उसके बाद स्टूडेंट्स को ये पता चल जाता है कि ये टॉपिक फाउंडेशन का है, ये टॉपिक क्लासिफिकेशन का है, ये टॉपिक कैटलॉगिंग का है, ये टॉपिक रेफरेंस रिव्यूज का है। ठीक है। और इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप जो है लाइब्रेरी साइंस के हर सवाल को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़े, ताकि आपको मेन जब एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप प्योर हिंदी में अगर सिलेबस को पूरा करोगे तो आपको मेन एग्जाम में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ सकती है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, इन इंडिया, भारत में ISSN इज अलॉटेड बाय, भारत में ISSN आवंटित किया जाता है। जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए, मैं आप सबके आंसर जो है देख पा रहा हूँ। जल्दी से आंसर दीजिए। तो ISSN भारत में किसके द्वारा आवंटित किया जाता है? तो ISSN भारत में किसके द्वारा आवंटित किया जाता है दोस्तों? निस्केयर के द्वारा। लेकिन निस्केयर का जो वर्तमान में नया नाम क्या है दोस्तों? NISCPR। क्या है दोस्तों? NISCPR जो है ये नाम पड़ा है 2021 में। ठीक है ना? तो 2021 में निस्केयर का नाम चेंज करके जो है NISCPR कर दिया था। क्या कर दिया दोस्तों? NISCPR कर दिया था। अब हम बात करते हैं ISSN की।
तो परीक्षा के अंदर हमेशा सवाल पूछा जाता है कि ISSN की फुल फॉर्म क्या है। तो ISSN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। क्या आते हैं दोस्तों? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जो है ये ISSN की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। और भारत में ISSN जो है ये निस्केयर के द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब निस्केयर का नाम क्या हो गया? NISCPR। तो निस्केयर के द्वारा दिया जाता है, लेकिन अब निस्केयर का नाम चेंज हो गया, NISCPR हो गया है। और भारत के अंदर ISSN कब से दिया जा रहा है दोस्तों? भारत में ISSN 1986 से दिया जा रहा है। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि भारत में ISSN कब से दिया जा रहा है। तो 1986 से ISSN दिया जा रहा है दोस्तों। समझ में आ गया आपको दोस्तों? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यस, अगला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट फॉर बीइंग द फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क इन इंडिया गोज टू। भारत में पहला लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है ना, कि भारत में जो पहला लाइब्रेरी नेटवर्क है वो उनको जो है कौन सा है, और लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय किसको जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख सकते हैं कि पहला है डेलनेट, दूसरा है कैलिपनेट, तीसरा है इन्फिल्मनेट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अगर आपने नेटवर्क वाला टॉपिक सही ढंग से पढ़ा है तो सही आंसर आप करोगे। जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग, मैं और आप सबके कमेंट देख रहा हूँ। जी, बिहार की बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसी जो चीज़ें हो चुकी थी बिहार में जिसकी वजह से वैकेंसी थोड़ी अटक गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द वैकेंसी आएगी। लेकिन वैकेंसी तो एक दिन आ जाएगी, लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है ना, ताकि बाद में वैकेंसी के बाद या बहाली के बाद आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़े। तो पहला जो लाइब्रेरी नेटवर्क है वो कौन सा है दोस्तों? डेलनेट है, ठीक है ना। डेलनेट में अब वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है? तो डेलनेट की जो वर्तमान जो नाम है या फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है डेवलपिंग, ठीक है, वर्तमान नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है दोस्तों, ये वर्तमान नाम है। और डेलनेट का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। लेकिन इस डेलनेट को पूर्व में, इससे पहले, ठीक है ना, डेलनेट को पूर्व में किस नाम से जाता था? पूर्व में इसका नाम क्या था? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। तो ध्यान रखना है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि डेलनेट का स्थापना के समय क्या नाम, फुल फॉर्म क्या थी? तो डेलनेट के स्थापना के समय नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, लेकिन बाद में इसका नया नाम पड़ गया था डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेलनेट की जो स्थापना है वो स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1988 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, तो डेलनेट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली के अंदर है। ये छोटे छोटे जो सवाल हैं ये हमेशा परीक्षा के अंदर आते हैं, और ऐसे सवालों पर कमांड करने के लिए, ऐसे सवालों पर जो है क्या कर सकते हैं कि कमांड करना, सॉरी, ऐसे सवालों पर शानदार जो है परफेक्ट जो करने के लिए, इन सवालों को जो है जो अच्छी तरीके से समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव देना होगा। इससे आपको जल्द से जल्द टॉपिक क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के अंदर आप जाके के देखोगे तो हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट है, हर एक पार्ट वाइज टेस्ट है। और 1 मार्च से हम डेली मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है जिनका सिलेबस पूरा हो गया वो चाहते हैं कि सर हमें डेली मॉडल पेपर मिले। तो बिहार लाइब्रेरियन का भी डेली मॉडल पेपर 1 मार्च से शुरू होगा। और 1 मार्च से ही आपके क्या होगा दोस्तों? 1 मार्च से ही आपके ध्यान रखना लाइव MCQ क्लास भी शुरू कर देंगे दोस्तों। आपको 12 घंटे पहले टॉपिक दे देंगे ताकि टॉपिक में संबंधित आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों।
अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवोकेट्स ओपन एक्सेस सिस्टम। ठीक है ना, पुस्तकालय विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा नियम ओपन एक्सेस की वकालत करता है दोस्तों? किसकी वकालत करता है दोस्तों? ओपन एक्सेस सिस्टम की वकालत करता है। तो मैंने आपको कई बार कहा था कि ओपन एक्सेस सिस्टम, ओपन एक्सेस सिस्टम जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? मुक्त द्वार प्रणाली। क्या कहते हैं दोस्तों? मुक्त द्वार प्रणाली कहते हैं दोस्तों। उसी तरीके से दूसरा जो आता है वो आता है एक्सटेंशन सर्विस। एक्सटेंशन सर्विस जिसको हिंदी में कहते हैं विस्तार सेवाएं। क्या कहते हैं दोस्तों? विस्तार सेवाएं। ठीक है ना, पहला होता है ओपन एक्सेस सिस्टम और दूसरा जो होता है वो होता है आपके जो है एक्सटेंशन सर्विस। ये दोनों जो है कौन से लॉ में आते हैं? रंगनाथन का थर्ड लॉ में आता है। किसमें आता है दोस्तों? रंगनाथन के जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसमें थर्ड लॉ में आता है। और थर्ड लॉ का नाम क्या होता है दोस्तों? कि एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक किताब को उसका पाठक मिले। ठीक है ना, तीसरा लॉ क्या है दोस्तों? प्रत्येक किताब को उसका पाठक मिले। तो ये थर्ड लॉ के अंदर ओपन एक्सेस सिस्टम और ये एक्सटेंशन सर्विस विस्तार सेवाएं हमेशा आती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना है। यस, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है सिलिप। ठीक है ना, पहले इसका नाम जो है एलए था। एलए के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन को जोड़कर जो है स्लिप का निर्माण किया था। और स्लिप का जो निर्माण है वो स्लिप का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 2002 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2002 में हुआ था। अब यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्लिप? ये स्लिप की फुल फॉर्म क्या है? तो स्लिप की फुल फॉर्म है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ध्यान रखना, क्या नाम है दोस्तों? चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। ये क्या है दोस्तों? ये स्लिप की फुल फॉर्म होती है। क्या होती है दोस्तों? स्लिप की फुल फॉर्म होती है। ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन वाज इनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया बाय द। स्वतंत्र भारत में पहली बार पुस्तकालय कानून किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? आपको पता है कि भारत में जो लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ है, तो वर्तमान में जो भारत में जो लाइब्रेरी एक्ट है, ठीक है ना, लाइब्रेरी एक्ट पुस्तकालय अधिनियम इन इंडिया, ठीक है ना, तो भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू है? तो मैं बता देता हूँ राज्य। तो राज्य तो ध्यान रखना है 19। तो 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू है, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी जो है पुस्तकालय अधिनियम लागू है। तो 19 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में, तो भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 1947 में। तो सबसे पहले जो है किस राज्य में लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था? वो हुआ था मद्रास स्टेट में। और कब हुआ था दोस्तों? 1948 में। कब हुआ था दोस्तों? 1948 में मद्रास राज्य के अंदर पुस्तकालय लाइब्रेरी एक्ट जो है लागू हुआ था। उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, यूपी एंड राजस्थान, तो यूपी और राजस्थान में ध्यान रखना है लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ? 2006 में। फिर उसके बाद है बिहार और छत्तीसगढ़। बिहार और छत्तीसगढ़, तो बिहार और छत्तीसगढ़ में कब हुआ था? 2008 में। उसी तरीके से आप जो हरा केला से याद रखना है हरियाणा और केरल। हरियाणा और केरल, तो हरियाणा और केरल में कब हुआ था? 1989 में हुआ। फिर हो गया गोवा और मिजोरम। तो गोवा और मिजोरम, तो गोवा और मिजोरम कब हुआ था दोस्तों? तो गोवा और मिजोरम हुआ था 1993 में। ठीक है दोस्तों, और अभी लेटेस्ट, तो लेटेस्ट हुआ था आपके तेलंगाना में। ठीक है ना, तो तेलंगाना में कब हुआ था दोस्तों? 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। तो वर्तमान में जो लाइब्रेरी एक्ट है वो 19 राज्य में है और एक केंद्र शासित प्रदेश में है।
तो ये एक्ट आप याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर हमेशा एक सवाल एक्ट में से पूछा जाता है, इसलिए सारा आपको कंटिन्यू याद रखना है। क्योंकि कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लाइब्रेरी एक्ट लागू नहीं हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य में लाइब्रेरी एक्ट लागू है और कौन से में नहीं है। तो सवाल बनाने वाला कैसा भी बना सकता है, लेकिन आपको आंसर अच्छे तरीके से देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप 1 मार्च से पहले पहले पार्ट 2 पूरा कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 एक ऐसा टॉपिक है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन वाला, हर कंपटीशन में सेम रहता है और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अगला सवाल। यस, अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग लाइब्रेरी सर्व्स एज डिपोजिटरी लाइब्रेरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र के निष्पक्ष पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है? कि कौन सा जो पुस्तकालय है जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कार्य करता है? ये सवाल कई बार पूछा जाता है। आपको पता है कि भारत में चार डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। जैसे पहला हो गया कैनबरा पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है ना, तो और भी हैं जैसे, तो यहाँ पर सवाल ये पूछ रहे हैं कि सहयोग यूएन के अंतर्गत कौन सा जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी के ऊपर कार्य कर रहा है? तो यूएन के अंतर्गत वो लाइब्रेरी है, वो है दोस्तों कॉनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सी है दोस्तों? कॉनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी है, ये यूएन के अंडर में कार्य करता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस वाज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय। संदर्भ सेवा की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? जो ये रेफरेंस सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों? तो कॉन्सेप्ट लाया गया था सबसे पहले सैमुअल एस ग्रीन। क्या नाम है दोस्तों? सैमुअल एस ग्रीन जो है उसके द्वारा लाया गया था। और सैमुअल एस ग्रीन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? सॉरी, फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस। संदर्भ सेवा का जो जनक है वो सैमुअल एस ग्रीन को कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि रेफरेंस डिपार्टमेंट, संदर्भ विभाग, तो रेफरेंस डिपार्टमेंट जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये ध्यान रखना है, रेफरेंस डिपार्टमेंट मेलविल डीवी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है ना, मेलविन डीवी के द्वारा जो है शुरू किया गया था रेफरेंस डिपार्टमेंट। संदर्भ विभाग किसके द्वारा शुरू किया गया था? मेलविन डीवी। तो इसको याद करने का तरीका है डिपार्टमेंट से डीवी। क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट से डीवी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे तमाम सवाल जो है ये परीक्षा के अंदर पूछा जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो भारत में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी सबको पता है कि ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पटना के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? पटना के अंदर है। लेकिन एक सरस्वती महल लाइब्रेरी भी पूछा जाता है। ठीक है ना, एक परीक्षा के अंदर आता है सरस्वती महल लाइब्रेरी। तो सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है पूछा जाता है परीक्षा में, वो कहाँ पर है दोस्तों? वो है तंजौर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो तंजौर में स्थित है। तो कई बार ऐसे सवाल परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं और इतना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कौन सी लाइब्रेरी कहाँ पर है। इसलिए आपको किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप सिलेबस पूरा कर लोगे, 6 रजिस्टर बना के 6 पार्ट लिखे, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा रिवीजन करने का। आप डेली 4-5 टॉपिक का रिवीजन कीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, पार्ट वाइज टेस्ट दे दीजिए, मॉडल पेपर दीजिए, और उसके बाद जो है आप क्या दीजिए? मॉडल पेपर के साथ साथ मेगा टेस्ट भी दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर लाइब्रेरी साइंस पढ़ने की जो है एक इच्छा और ज़्यादा जागृत होगी। और फिर से धीरे धीरे जब आप सिलेबस पूरा कर लोगे ना, 6 पार्ट, 6 रजिस्टर बना के 6 पार्ट आप लिख लोगे। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ दे दीजिए। तो मैं आपको इस क्लास के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि पीडीएफ आपको कभी भी डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि मैं स्टूडेंट के साथ धोखा नहीं कर सकता हूं। मैं ये कभी नहीं कह सकता हूं कि ये पीडीएफ ले लो और तुम सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, जब तक आप अपने हाथों से लिखोगे नहीं तब तक आप कुछ भी सीखोगे नहीं। तो जब तक लिखोगे नहीं
तब तक आप सीखोगे नहीं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी फ़ोन इसलिए करते हैं बार बार, तो मैं कहना चाहता हूँ इस क्लास के माध्यम से, एक तो पीडीएफ के लिए कभी भी फ़ोन नहीं करें। बहुत सारे कहते हैं कि सर दूसरे जो कोचिंग वाले जो हमें पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप दूसरे कोचिंग वालों से कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि इस ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं स्पष्ट शब्दों में एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो टॉपिक अन्य टीचर से भी पढ़ के देखिए। जिस टीचर की भाषा समझ में आती है वहाँ से आप पढ़िए। बच्चे कहते हैं कि सर पीडीएफ नहीं देते, मैंने कहा आपको पीडीएफ ही चाहिए तो 2,000 रुपये में मैं भी कोर्स दे रहा हूँ बिहार का, 2,000 रुपये में दूसरे टीचर भी दे रहे हैं। तो आप ऐसा करो, 10 बच्चे इकट्ठा हो जाओ, एक जना कोर्स खरीद लो, 200 रुपये इकट्ठा करो और एक जना कोर्स खरीद लो और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके सबको भेज दो और आपका तो कोर्स 200 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है ना? तो मैं 2,000 की जगह 200 रुपये में आपको कोर्स मिल सकता है ना। देखिए पीडीएफ सफलता का जो है सिलेक्शन नहीं हो सकता, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। जब आप अपने हाथों से कोई चीज़ लिखोगे, उसमें नई नई चीज़ें ऐड करोगे तो आपके दिमाग में रहेगा क्या कौन सी चीज़ मैंने कहाँ ऐड की है दोस्तों। क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी साइंस में संघर्ष किया है और 2.5 साल राजस्थान लाइब्रेरियन की लगातार मैंने तैयारी की है। 18 में वैकेंसी आई थी, 19 में पेपर आउट हो गया, 20 में कोरोना आ गया था, कोरोना के बाद वापस एग्ज़ाम हुआ, मेरिट भी 80% गई थी, फिर भी मैंने 85% नंबर लाकर राजस्थान के अंदर जो है टॉप रैंक से मैंने सिलेक्शन लिया। तो वो जो अनुभव जो मैंने महसूस किया, तो आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक स्टूडेंट की तरह पढ़ा रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट पढ़ना चाहता, जैसे स्टूडेंट सीखना चाहता, उस हिसाब से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप जल्द से जल्द इस बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करें। और जब आपका सिलेक्शन होगा तो मेरा भी जो है मुझे भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट डज द 2 लेटर्स CO रिप्रेजेंट्स इन द एक्रोनम पोस्ट कॉर्ब। तो ये ध्यान रखना, पोस्ट कॉर्ब जो है, ये जो सवाल है वो है मैनेजमेंट से है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट अर्थात लाइब्रेरी प्रबंधन से संबंध रखता है। तो पहले तो इन्होंने कहा CO से संबंधित किया है, तो मैं पूरा सब की फुल फॉर्म बता देता हूँ। P का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लानिंग। O का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हो गया। S का मतलब क्या हो गया, स्टाफिंग। क्या हो गया दोस्तों, स्टाफिंग हो गया। D से मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्टिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्टिंग हो जाएगा। CO से क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। अब R से क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, R से रिपोर्टिंग हो जाएगा। और B से क्या हो जाएगा, बजटिंग। क्या हो जाएगा, B से बजटिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो आपको सारी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में सवाल पूछा गया है। तो CO से क्या हो जाएगा, वहां पर कोऑर्डिनेटिंग की जगह इन्होंने ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन दे दिया, तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला सवाल है, ILA की स्थापना कब हुई थी। सबको बताएं, ILA की स्थापना जो है 1933 में हुई थी। ठीक है ना दोस्तों, तो ILA की स्थापना जो है वो कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो ILA की स्थापना जो है कलकत्ता में 1933 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1933 में कलकत्ता में हुई थी। और ILA का जो प्रथम अध्यक्ष है, ध्यान रखना ये सवाल कई बार पूछा जाता है, तो ILA का जो प्रथम अध्यक्ष है वो है डॉक्टर M थॉमस। क्या है दोस्तों, डॉक्टर M थॉमस। और ILA का जो प्रथम सचिव है, तो जो ILA का जो प्रथम सचिव है वो है, ध्यान रखना, KM असदुल्ला। कौन है दोस्तों, KM असदुल्ला जो है वो आप ILA का क्या है, प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपने जो इस क्लास में बहुत ज़्यादा आनंद लिया है। जो लोग लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता चल गया है कि भाई लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए और इस प्रकार से सवालों का उत्तर आपको कैसे देना है दोस्तों। और जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, मैं तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो मेरी वॉल्यूम 1 किताब है
वॉल्यूम 1 किताब जो है 1000 प्रश्नों पर आप लोगों ने इतना प्रेम दिया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और इतना प्रेम और स्नेह मिला है आप लोगों से, लेह लद्दाख से लगाकर कन्याकुमारी तक, जो मेरे लिए कल्पना से परे था। आई हैव नेवर थॉट दैट आई विल बी सेटल्ड इन योर हार्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आप सभी के दिलों में बस जाऊंगा, लेकिन मैं आपको इस क्लास के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट भी बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जल्द से जल्द लाइब्रेरी साइंस में सिलेक्शन हो, लाइब्रेरियन बने, ताकि इस जो है बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत सारे विद्यार्थी पहली जो मेरी किताब वॉल्यूम 1 जिसका हमने लाइव सॉल्यूशन भी करवा दिया है यूट्यूब पर, आप लोगों ने पहली किताब को बहुत ज़्यादा पसंद किया। पेपर क्वालिटी टॉप एमसीक्यू आपको मिले, रिवीजन भी बढ़िया हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि 0 एरर, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं थी दोस्तों। तो हम बहुत जल्द, हमारे सेकेंड वॉल्यूम भी आ गए हैं, और सेकेंड वॉल्यूम का जो लाइव सॉल्यूशन है, सेकेंड वॉल्यूम का लाइव सॉल्यूशन जो है बहुत जल्द हम यूट्यूब के ऊपर लाइव सॉल्यूशन लाने वाले हैं, ताकि आपको और भी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इस बार हमने 13 पेपर लिए हैं। कितने पेपर लिए दोस्तों? 13 पेपर लिए हैं। हमारा यूजीसी नेट का भी शानदार रिजल्ट रहा था। हालांकि हम यूजीसी नेट का जो कोर्स है हम जो है रिकॉर्डेड ही पढ़ाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो कोर्स है वो होता नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। इतना बड़ा कोर्स जो है लाइव पढ़ाया नहीं जाता है, तो हम आपसे इस कहना चाहते हैं कि ये यूजीसी एनटीए नेट जो है उसमें है कि हमारे यहाँ से जो जितेंद्र जी भाकर है, इस बार इन्होंने जो है जेआरएफ निकाली है। ये एक के गुरुआ जी हैं, और ये एक के गुरुआ जी जो हमेशा आते रहते हैं, इन्होंने भी इस बार यूजीसी नेट का जो है सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। और ईएमआरएस का भी हमारे यहाँ से बहुत शानदार सिलेक्शन हुआ है। हालांकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जिनका लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया था, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन मैं इस क्लास के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस साल के अंत तक ईएमआरएस की वापस फिर से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, हमने पिछली साल ही, आज से 18 महीना पहले ही हमने लाइब्रेरी साइंस थर्ड ग्रेड का शुरुआत की थी, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमने ऑनलाइन स्कूल इंडिया के माध्यम से 120 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आज वो 120 जो विद्यार्थी हैं वो आज राजस्थान के स्कूल में लाइब्रेरियन बने हुए हैं, और उनकी माउथ पब्लिसिटी से आज ऑनलाइन स्कूल इंडिया हिंदुस्तान में नंबर 1 पे चल रहा है। सबसे ज़्यादा लाइव मुझे देखते हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे आते हैं, सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्कूल इंडिया का है। इसलिए मैं आपको दिल से और मेरे मन से मैं आपको धन्यवाद देता हूं दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं या प्रथम सक्षमता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि 6 रजिस्टर लीजिए, 6 पार्ट लिखिए और सिलेबस को पूरा कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि आपको ऐप के अंदर जो है हर टॉपिक, ठीक है, न्यू अपडेटेड कोर्स, आप ऐप के अंदर जाकर आप जरूर देखिए दोस्तों कि आपको न्यू अपडेटेड कोर्स मिलेगा। हर एक टॉपिक का क्या मिलेगा दोस्तों? वीडियो मिलेगा, वीडियो के नीचे क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा, और पीडीएफ के नीचे क्या मिलेगा? टेस्ट मिलेगा। ये तीनों जो चीज़ें हैं अभी ऐप के अंदर वर्तमान में क्या है दोस्तों? उपलब्ध है। और जैसे टेस्ट के बाद जो है हम 1 मार्च से लाइव एमसीक्यू बैच शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे दोस्तों? लाइव एमसीक्यू बैच शुरू करेंगे, जो 1 मार्च से शुरू होगा। किससे शुरू होगा दोस्तों? 1 मार्च से। और उसके बाद और डेली मॉडल पेपर 1 मार्च से शुरू होगा। डेली मॉडल पेपर भी जो है आपके 1 मार्च से शुरू होगा दोस्तों। 1 मार्च से जो है आपका डेली मॉडल पेपर भी शुरू होगा दोस्तों। ये बिहार वाले के लिए भी शुरू होगा, राजस्थान छत्तीसगढ़ के लिए भी शुरू होगा, ताकि दिन भर आप रिवीजन करके शाम के टाइम एक डेली मॉडल पेपर निकालोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जो विद्यार्थी हमारे टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम जो है सबसे पहले हम टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, आप ऐप के अंदर जाकर देख सकते हैं। दूसरा हम पार्ट वाइज टेस्ट देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों? पार्ट वाइज टेस्ट। और तीसरा हम मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं, तो मॉडल जो पेपर है वो 1 मार्च से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना।
1 मार्च से मॉडल पेपर शुरू करें और चौथा मॉडल पेपर के बाद एग्जाम से पहले हम आपके मेगा टेस्ट का भी आयोजन करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपने देखा है सपना लाइब्रेरियन बनने का, तो प्लीज़ आप ऐप के अंदर जाके हमारा फ्री कंटेंट देखिए, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा। जो विद्यार्थी सोचता है कि मैं लिख नहीं सकता हूं, तो मुझे लगता है कि वो लाइब्रेरियन कभी नहीं बन सकता है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये दोनों किताबें अगर आपको मंगानी है, ये दोनों किताबें आपको मंगानी है, तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इसी तरीके से मेरे साथ रहिए ताकि मैं और अच्छा आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।